So welcome back. This is again Dhiren Manto, assistant professor in commerce with you. For discussing another chapter of the financial management. तो ये हमारा रहेगा, ये लास्ट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ज़्यादातर के सिलेबस में जहाँ पे आप देखोगे तो मॉडल डिग्री सिलेबस में भी अब देखोगे तो ये चीज़ लास्ट ही है, ठीक है। तो मॉडल डिग्री सिलेबस के हिसाब से भी दिस इज द लास्ट चैप्टर, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा एडवांस लेवल तक जाता है, ठीक है ना। तो कोई कोई मतलब सिलेबस में तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 है, कोई कोई सिलेबस में 2 है। सो अकॉर्डिंगली आई विल चेक योर मॉडल डिग्री सिलेबस, ओके, देन आई विल कवर इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमको सीखने को क्या मिल जाएगा ना, मीनिंग और नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत है क्यों है कोई एक व्यापार के लिए, और यहाँ पे समझेंगे वो कौन से सारे फैक्टर्स है, विच आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने होने चाहिए, उसका लॉट, उसका साइज, उसका रुपए वैल्यू कितने होने चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कैसे करो। आप एग्जैक्टली बता कैसे सकते हो कि कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। हम कुछ डिस्कस नहीं किया अभी तक, सिर्फ बता रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का ट्रू एसेंस में उसका मीनिंग क्या है वो भी डिस्कस होगा, देखते रहिए। तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल विद इट्स मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल का जो वेरियस कंपोनेंट्स क्या रहेगा, ठीक है। तो विच आर द वेरियस एलिमेंट्स एंड द कंपोनेंट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो फाइनल फिगर होता है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कौन कौन से एलिमेंट की सहायता हमको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि विच आर द वेरियस एलिमेंट्स एंड फिगर्स दैट आर इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और मेथड्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट हम देखेंगे, और यहाँ पर इवैल्यूएटिंग द रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट पॉलिसी, ये सारे तो यहाँ पे एडवांस लेवल तक है। ट्रेजरी और कैश मैनेजमेंट देखेंगे, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे होगा उसके ऊपर बात करेंगे, ऑप्टिमल इन्वेंटरी लेवल एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेएबल, ठीक है। तो आपको कुल मिला के बात करें तो आपकी क्या है हम बता दे रहे हैं। आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल ढूंढना होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। फिर वर्किंग कैपिटल एसेटन करना होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल अमाउंट कितना होना है वह एसेटन करना पड़ेगा। फिर आपको कैश मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड पेएबल मैनेजमेंट। यहाँ पे डिग्री की बीकॉम की सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप एमकॉम स्टूडेंट्स हो तो उसमें 2 स्टेप और आगे जाना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, पेएबल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा सब कुछ आपको देखना पड़ेगा फिर। तो बीकॉम के लिए बस इतना ही चाहिए होता, ओके। हालांकि व्हेन आई टीच एनी क्लास, ठीक है, दैट आर एप्लीकेबल बोथ फॉर द बीकॉम एंड द एमकॉम स्टूडेंट्स, यू कैन रेफर इट ऑल्सो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। चलिए लुक एट हियर। तो चैप्टर ओवरव्यू में यहाँ पे क्या रहा, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में हम देखें तो उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ, ये थियरी रहा उसका, एंटायर चैप्टर का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे आकर के इन शॉर्ट आगे तो है ही मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं बात, वही बात है। दिस इज द थिंग, जैसे कि हम कहेंगे अगर बैंक कितना रेट उसको देना चाहिए लोन के ऊपर, ठीक है ना, लोन कितना रेट में ऑफर करना चाहिए बैंक, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर, बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, अपना कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टाइप्स ऑफ लोन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन से। सो ऑल दीज आर द डिटर्मिनेंट्स फॉर डिसाइडिंग द loan percentage, okay, the interest rate of the loan, this is the thing. So like this, which are the affecting factors, which are the affecting elements for a particular phenomena, these are called the determinants, understand। next, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए उसका एस्टिमेट करेंगे। एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल कितना होता है, मतलब पैसा लगने से पैसा निकालने तक का वक्त कितना टाइम होता है वो देखेंगे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल के दायरे में आता है, इसलिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे होता है वर्किंग कैपिटल में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पेएबल मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल, दीज आर द थिंग्स, ओके। जस्ट अ मिनट। ये सारा बात है। फिर आगे चलते हुए कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट, कौन कौन सा चीज़ें कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर, ट्रेजरी का फंक्शन क्या है, कैश मैनेजमेंट मॉडल से सब दिया हुआ। रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक एक पर्टिकुलर का मैनेजमेंट बता रहा है। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ का
फैक्टर्स देखेंगे, फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल, मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विसेज। एक्चुअली इससे देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा फैक्टर है, मैनेजमेंट का भी इसमें दायित्व है, मैनेजर का दायित्व है, लेकिन यहाँ पे हम जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कैलकुलेशन पार्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट मीन्स व्हेन वी आर स्टडिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हियर वी विल handle the mathematical parts, the estimation part, the budgetary parts only. Understand the points, otherwise other things will be covered theoretically only, practically in general practically वो मैनेजमेंट करता है हमारे सिलेबस के ऊपर। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। अंडरस्टैंड, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, कहाँ कौन सी सोर्स से आपको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस लाना है और बेस्ट और इफेक्टिव यूटिलाइजिंग द हाईएस्ट यील्डिंग रेट प्रोजेक्ट्स में आपको लगा करके पैसा बना के देना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। हालांकि बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए स्पीड अप यहाँ पे आगे जाते हुए हम आप पहले सम भी करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन भी, सवाल भी सब कुछ करके दिखाएंगे, तो यहाँ से हमको तेज़ी से आगे निकलना पड़ेगा। चलिए, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ से हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वर्किंग कैपिटल का। सबसे बात देखिए, एक तो कैपिटल, अब अगर ऐसे कहेंगे तो कैपिटल यहाँ पे दो तरह की होता है कि नहीं। तो कैपिटल जो कि एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इन संसार में। ये तो हो गया मानो कि आपकी परमानेंट कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। और इसको आप कह सकते हो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल, ये तो एक चीज़ का कैपिटल हो गया। ये क्यों चाहिए ना, आपको मशीन्स खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स। शेयर कैपिटल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फॉर इनिशिएटिंग द बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो हैवी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल, बड़ा कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, रेगुलर कैपिटल चाहिए। और आप देखो डे टू डे बिजनेस में जब क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, डेटर्स को पेमेंट कर रहे हो, सॉरी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो यहाँ पे परचेज कर रहे हो, उसके लिए पैसा लग रहा है। तो मटेरियल्स खरीद रहे हो, उसके लिए पैसा लग रहा है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो डे टू डे एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हो, उस सब के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी थोड़ा बहुत आपको पैसा चाहिए होता, ठीक है। उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बहुत ईजी है वर्किंग कैपिटल। हर एक टर्मिनोलॉजी का इज्जत होता है, हर एक टर्मिनोलॉजी को अपना एक महत्व होता है। नाम में छिपा हुआ ज्ञान, समझ में आई बात, नाम में छिपा हुआ ज्ञान। यहाँ पे क्या छिपा हुआ ज्ञान देखो ना, वर्किंग कैपिटल क्यों नाम हो गया उसका, क्योंकि दिस कैपिटल इज नीडेड फॉर वर्किंग। you have to understand this capital is needed for working, that's why it is working capital. Understand the point, this is the thing. कैसे ना, डे टू डे वर्किंग्स ऑफ द सपोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ पेमेंट ऑफ द ग्रोसरीज, पेमेंट ऑफ द accessories ऑफ स्टेशनरीज, पेमेंट फॉर द स्वीपर्स, ऑल दीज, फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड हम कलेक्शन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो रेगुलर एक्टिविटी से जो मतलब कैपिटल आपको रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सिंपल है ना, कैपिटल फॉर द वर्किंग, वही बात है। तो लिखा हुआ कि वर्किंग कैपिटल डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। ये क्यों है वही बता दे। वी ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज इन रियलिटी वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्यों होता है बता दे रहे हैं आपको। रेगुलर पैसा, जो रेगुलर आपको पैसा कहाँ से आने हैं, फ्लो कहाँ से आने हैं, एक बात समझो ना, आपको डेटर से आने हैं, ठीक है, डेटर से आने हैं। आप कुछ पैसा रखे भी हो, कैश मान लो, कुछ पैसा रखे भी हो, कहाँ से पैसा आ सकता है और आपके पास है भी, चेक्स, ठीक है। रेगुलर पैसा क्या है, डेटर से आने हैं, कैश, चेक्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इस सब से पैसा आने हैं। लेकिन तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, इसको कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू पे ऑल्सो द लायबिलिटीज, like the short term liabilities, understand the points, short term liabilities, creditors etc. understand। तो आपको साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटीज भी चुकता करने पड़ रहे हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो अभी बात क्या हुआ ना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका था इक्वल टू करंट एसेट्स, बट एट द सेम टाइम्स व्हेन यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द करंट एसेट्स, you are receiving or you are accumulating the cash for the current assets, same time you have to pay for the current liabilities, that's why current assets से current liability को हम यहाँ पे हटा दिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उसके बाद जो बचेगा उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, यही बात है, बस आसान है, दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट, द करेंट एसेट, एन एसेट इज क्लासिफाइड एज द करेंट एसेट व्हेन, करंट एसेट हम किसको कहेंगे, जो कि
करंट एसेट्स को ये पता है ही, इतना तक समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इंसर्ट हम बता देंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए महत्व रखता है, उसको बताएं, क्योंकि हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास कितना स्लाइड है ना, इतना कुछ डिस्कस करने को है तो इन टाइम ख़त्म हो जाए, इसलिए हमको यहाँ पे काम करना होगा जल्दी से और तेज़ी से। समझ में आई बात? तो यहाँ पे करंट एसेट किसको कहते हैं ना, दोज व्हिच आर इंटेंडेड, जिसको रखे गए हैं इंटेंडेड फॉर सोल्ड और कंज्यूम करेंगे हमारा रेगुलर एक्टिविटीज़ में और ऑपरेटिंग साइकिल में, प्रोडक्शन के लिए जिसको रखा गया है या फिर कंजप्शन करने के लिए किसको रखा गया है। करंट एसेट्स के बारे में बात करें जैसे कि इन्वेंट्री हो गया एटसेट्रा, अंडरस्टैंड, और डेली नॉर्मल नीड्स में जिसको यूज़ करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल एंटिटी विद इन द 12 मंथ्स, और जो भी एसेट्स जो कि हमारे पास रहेगा 12 महीने और उससे नीचे, ठीक है। एसेट हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे डेटर हुआ, पैसा हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वही बात है। फॉर द पर्पज ऑफ करंट एसेट अपन कैंटिटी ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, तो क्या क्या कहते हैं इसको, करंट एसेट्स में डायरेक्ट क्या क्या आ जा रहे हैं आप एक बार देख लो। इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी क्यों, इन्वेंटरी और स्टॉक में क्या फ़र्क है। जनरली स्टॉक का मतलब लोग फिनिश्ड गुड का स्टॉक समझ जाते हैं, जैसे गाड़ी बनाया हुआ स्टॉक है, तो इसलिए इन्वेंटरी इज द बेटर ऑप्शन। अंडरस्टैंड, इन्वेंटरी मीन्स रॉ मटेरियल ऑल्सो, वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो, फिनिश्ड गुड ऑल्सो। तो करंट एसेट के दायरे में आपको पता होगा ही, शॉर्ट टर्म एसेट्स को करंट एसेट कहते हैं। रिसीवेबल्स, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल हम बताए थे, उसको रिसीवेबल कहेंगे। क्या सर, क्या इक्विवेलेंट, ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको माना जाता है करंट एसेट्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द करंट लाइबिलिटीज। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग्स। और लोन्स एडवांसेस अगर किसी को दे रखे हैं वो सबको भी माना जाएगा करंट एसेट्स। यही बात लिखा। करंट लाइबिलिटीज में क्या करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल विद इन द 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा आपकी करंट लाइबिलिटी, और इसको सेटल कर देंगे हम विद इन द 12 मंथ्स और नियर फ्यूचर में। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। It is settled by use of current asset by creation of new current liability. This is the thing. तो करंट एसेट से ही करंट लाइबिलिटी को सेटल किया जाता है। अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग। जैसे हम बताएंगे, बहुत ईजी है। करंट एसेट क्या से, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल है। अब बताइए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल को कैसे नॉलिफाइड करेंगे, कैश दे करके। तो कैश इज हियर कॉम्पनसेटेड द करंट लाइबिलिटीज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से करंट लाइबिलिटी हम किसको मानेंगे, लिखा हुआ पेएबल, जो पेएबल्स में आएंगे ट्रेड पेएबल्स, ठीक है, एंड बिल्स पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, यहाँ पे आप क्रेडिटर्स कह सकते हो। ट्रेड पेएबल क्यों किया जाता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जनरली परचेज एंड सेल्स की जो मतलब साइकिल है उसको ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ट्रेड जो पेबल्स होते हैं तो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फॉर परचेजिंग द मटेरियल एंड ऑल दीज थिंग्स वी incur the creditors, that's why the creditors are the trade payables because they are the payable due to the trading, परचेज एंड सेल को ट्रेडिंग कहा जाता है। बिल्स पेएबल, ये देखें बिल्स पेएबल आप पता है ही, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो होगा वेजेस, सैलरी, ओवरहेड, अदर एक्सपेंसेस, ये सब का। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो करंट लाइबिलिटीज में ऑल्सो इंक्लूड द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हो सकता है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, हाँ वो भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दैट आर पेएबल विद इन द 12 मंथ्स। तो जनरली 12 मंथ्स के अंदर है टैक्सेस प्रोविजंस जो भी रखना होगा या फिर पैसा जो भी चुकता करना होगा जिसको, उस सबको करेंट लाइबिलिटीज माना जाएगा। यहाँ पे एक तो छोटा बात लिखा है, जैसे कि कोई सपोज कोई किस्ती भरना है हमको, इंस्टॉलमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कोई इंस्टॉलमेंट भरना है लोन के लिए, तो ये इंस्टॉलमेंट इस मंथ के लिए, फॉर दिस मंथ इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, अब इस महीना उसको चुकता करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, इसको चुकता करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको भी करेंट लाइबिलिटीज मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज द करेंट लाइबिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, समझना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब बात आया, देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल अगर वैल्यू के हिसाब से देखें या फिर टाइम के हिसाब से देखें तो डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात जब आ गया, मैनेजमेंट की जब बात आ गया, हम एक बार शॉर्ट में बताते हैं। एक तो पता चला आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट एसेट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, यहीं से ही सब सारे पैसा आता है, हमारा सारी कुछ फंडिंग हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम करंट लाइबिलिटी को तो पे ऑफ करना पड़ता है, लाइबिलिटी हमेशा कम होता है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी कम होता है तब ना यहाँ पे सरप्लस बचता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में हमेशा सरप्लस बचता है, ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा कभी, समझ रहे हो। हाँ अगर लाइबिलिटी ज़्यादा होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है जनरली। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से
करंट एसेट्स फंडिंग होगा और कैसे करंट लाइबिलिटी आपके यहाँ पे चुकता होगा, ये सबको सामने रखते हुए जो मैनेजमेंट किया जाएगा उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाएगा। सो गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने से क्या होगा, हमारे पास लिक्विडिटी अच्छा बचा रहेगा। लिक्विडिटी अच्छा बचा रहने से ठीक टाइम में हम ट्रेड पेबल्स को पे कर सकते हैं, और जैसे ही ट्रेड पेबल्स को ठीक टाइम में पे करेंगे तो हमारा क्रेडिट वर्दीनेस बचा रहेगा। समझ में आई बात, हमारा क्रेडिट वर्दीनेस ये बचा रहेगा। तो मार्केट में अपना इज्जत, जो उधारी चुकता करने का जो अपना इज्जत है ना, वो बचा रहेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है व्यापार के लिए। मार्केट में आपका इज्जत नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो इट इज द प्रोसेस इज डिजाइन टू एंश्योर दैट की ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एफिशिएंटली बाय मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइजिंग इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वही होता है कि हमको इंश्योर करना है ये ठीक से मॉनिटर कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं टू द बेस्ट इफेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होना है कि मेंटेन सफिशिएंट कैश फ्लो, व्यापार के लिए सफिशिएंट कैश फ्लो हम दे सकें इन ऑर्डर टू मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे सैलरी हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, सैलरी हो गया, यहाँ पे आपकी लोगों की आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, ये सब सारा पेमेंट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ हम जब पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात, ये सबको इंश्योर करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब दिस इज द कैपिटल फॉर डे टू डे नीड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सप्लेंड, ये देखो वर्किंग कैपिटल तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस एंड नेट। तो जैसे ही हम अभी तुरंत बताया आपको पहले, हमारा वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फंडिंग होता है, करेंट एसेट से। समझ में आई बात, करेंट एसेट से। दैट्स वाई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जहाँ पे बात होगा दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल ना, जब हम ये ग्रॉस एसेट से ग्रॉस लाइबिलिटी, सॉरी करेंट एसेट से जब करेंट लाइबिलिटी को हटा देंगे दैट इज नेट। ओके ना, वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कुछ परमानेंट वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ और कुछ फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल दैट इज मेंटेन्ड एट ए फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड अमाउंट। कुछ को परमानेंट रखा जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल एडजस्ट ना हो जाए, उसकी पेमेंट दे सकें, लाइबिलिटी को पेमेंट चुकता कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अगर कुछ लोन है आपकी तो उसको रेगुलर पेमेंट करने के लिए कुछ परमानेंट होता है, और कुछ फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊंचा नीचा होते चलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको इस हफ्ता कुछ लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिए, ट्रेड पेबल को थोड़ा सा कर रहे हैं, नेक्स्ट हफ्ता कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट परमानेंट होता है, कुछ पार्ट फ्लक्चुएटिंग होता है। क्लियर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टाइम, ये थियरी आपके लिए होता है, जस्ट कॉपी इट। ओके, टाइम नेक्स्ट। So all these things when I will be explaining the diagram only, the theory only, next to it this is your duty to copy all these things. So here you can take a screenshot for reading more, understand the points। तो आपकी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए ऐसे भी हम क्लास ही जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हियर आई एम सजेस्टिंग दिस थिंग। अगर बाद में टाइम होता तो एफएम का पूरा एलाबोरेटिवली डिटेल डिस्कशन क्लास आपको आने हैं, बिल्कुल पूरा सीरियली आपके क्लासेस आने हैं। ठीक है, इन डिटेल्स हो सके तो। यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट ही समझा रहे हैं, कोई बात नहीं ऐसे सच। चलिए तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये आपको कॉपी करना है, चाहे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर चाहे आप बाद में पढ़ सकते हो या फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखो ये परमानेंट, ये जो परमानेंट पर्सन दैट आर केप्ट, सम पर्सन इज द परमानेंट एंड सम पर्सन इज दैट रिफ्लेक्ट्स टेम्पररीली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अदरवाइज ये भी हो सकता है। ठीक है, दिस पर्सन इज द परमानेंट विथ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज लुक्स लाइक दिस। तो सिग्निफिकेंस वर्किंग कैपिटल का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल आपके पास होने से क्या होना है, ये थ्योरी जो है उतना मतलब बहुत बार नहीं पूछे गए हैं। तो वर्किंग कैपिटल की आपको एलिमेंट्स आएंगे, टाइप्स आएंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल बिल्कुल आपको मिल भी सकता है। तो ये थ्योरी है, पूरा आपको पढ़ लेना है यहाँ पे। तो बिल्कुल एसेंशियल ये वर्किंग कैपिटल असाइनमेंट मतलब बहुत एसेंशियल क्यों है, अभी जैसे एक पॉइंट बताएं कि आपको मार्केट में इमीडिएटली अब क्या होगा, क्रेडिटर को पे कर सकते हो, टाइमली पे कर सकते हो, लोन को टाइमली पे कर सकते हो, लेबर को टाइमली पे कर सकते हो। तब क्या होगा कि इसमें गुडविल बढ़ेगा। ठीक है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा, बिकॉज दिस और दैट कंपनी आर पेइंग इट्स लाइबिलिटीज एट द टाइम, दैट क्रिएट्स ए गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का वेरियस डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकता है,
दैट मीन्स कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना अमाउंट में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, समझ में, व्हाट इज द साइज, लॉट, अमाउंट, टाइमिंग, वो वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स, दैट मीन्स विच आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन। नंबर वन इज, ये देखो अलग अलग कैश, ठीक है ना, आपकी कैश कितना है, लिक्विडिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल कितना रखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर, दीज आर द वेरियस फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि हाउ मच अमाउंट यू नीड इट, हाउ मच अमाउंट यू नीड इट, नीड सपोज आप 1 लाख आपको पैसा चाहिए या फिर 1 करोड़ चाहिए, समझ में आई बात। हाँ, बड़ा बिजनेस होगा तो उसको 1 करोड़ भी हो सकता है। तो वो लॉट साइज डिपेंड करता है वो कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर, कि कैश कितना पड़ा हुआ है, इन्वेंटरी की साइज आपकी कितना है, रिसीवेबल्स की आपकी कंडीशंस वगैरह कितना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट आप अगर याद रख लो ना, इसी में ही एक्सपांड करके हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो रिसीवेबल की कंडीशन की कितना महीना तक आप देते हो लोगों को, डेटर को उधारी देते हो, समझ में आई बात, उस पर डिपेंड करता है। तो ये देखो थोड़ा बहुत थियरी हम इसलिए समझा रहे हैं कि तुम अब डायरेक्ट सम पे अगर जंप करोगे ना तो डायरेक्ट प्रॉब्लम में नहीं समझ आएगा। ठीक है, रिसीवेबल्स की कंडीशंस होता है कि 2 हफ्ता वाला पेमेंट होगा, 3 हफ्ता वाला, 4 हफ्ता वाला, जितना व्यापारी, कॉमर्स स्टूडेंट हो ही तो व्यापारी बनोगे ही, समझ रहे हो, या फिर व्यापारी खुद को समझोगे तब जा करके आप कॉमर्स का क्रैक कर सकते हो कॉमर्स कोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स जो है वो रिसीवेबल्स आपकी कंडीशंस देखना पड़ेगा। फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन, मिस्टर एक्स से पैसा लोगे, बैंक से पैसा लोगे, किसी से कहीं से चोरी करोगे, वो आपको पता। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन शेयर नहीं होगा क्योंकि दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में बात करें देखिए, वर्किंग कैपिटल, वो ऑप्शन आपके पास क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इकट्ठा करना सकते हो। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस क्या है, सपोज आप हलवाई दुकान खोल रखे हो, आप कहोगे 50 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो सर्च करा गया आपका। तो नेचर ऑफ बिजनेस, सपोज दैट स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस इज देयर, ठीक है ना, छोटा व्यापार, रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हो, कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन अपन बड़ा शोरूम खोल रखे हो तो आपको बड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए। मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, अभी मार्केट और डिमांड की कंडीशन को देख करके हम माल मंगाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए ये भी वर्किंग कैपिटल बहुत महत्व रखता है। जैसे कि आपकी मार्केट कंडीशन डिमांड अम्ब्रेला के लिए है नहीं और आप करोड़ों अम्ब्रेला प्रोडक्शन कर दोगे तो फंस जाएगा ना आपका पैसा। तो वर्किंग कैपिटल उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एंड ये मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, आपको टेक्नोलॉजी देखना पड़ेगा किस हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल पॉलिसीज, उस हिसाब से। ठीक है, वही बात मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसे हम बताएं कि आप यहाँ पे पता है आपको, लीकर लीकर एक परमिसेबल लिमिट तक आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बेच सकते हो, स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो उससे ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो वर्किंग कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक एग्जांपल दिए हम। और सपोज आप एक माइनिंग कंपनी हो तो आप एक लिमिट तक ही मतलब एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ठीक है ना, मिनरल एक्सप्लोरेशन एक लिमिट तक कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं करना है, उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसा चल रहा है अभी, ठीक है ना, व्यापार ठीक से चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल रहे हो, वो देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रिस्क आपको देखना पड़ेगा। प्राइस लेवल चेंजेस, व्यापार किस हिसाब से प्रोडक्ट और प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उस हिसाब से काम आगे बढ़ेगा, समझ में आई बात। तो प्राइस लेवल चेंजेस को भी सामने मुद्दे में रखना पड़ेगा। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चंस जनरली आ ही जाते हैं, इसलिए हम इसको समझा दिए। और देखो स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहाँ तक दौड़ता है, ठीक है, कहाँ तक उसका पहुँच है। स्कोप का मतलब तो सबको पता होगा ही, कहाँ तक उसका पहुँच है। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो पैसा लिक्विडिटी संभाल के रखे, ठीक है। अगर आज मच आज कैश एंड लिक्विडिटी फ्लो आपके बिजनेस में हो रहा, लिक्विडिटी फ्लो, तो आप किसी भी टाइम पे कोई भी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हो। समझ में आई बात। कैश और लिक्विडिटी फ्लो आपके पास हो रहा है तो आप किसी भी टाइम पे कोई भी क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हो और इस हिसाब से अपना कंपनी का गुडविल बिल्कुल बचा रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ, अगर आप लिक्विडिटी बचा रहा, ठीक टाइम पे आप अगर आपकी जो रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हो, सप्लाई हो रहा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक से मेंटेन हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी तो करंट एसेट में ही आता ना। तो करंट एसेट आपका ठीक से मेंटेन हो रहा है, जैसे कि मटेरियल है, स्टॉक है, इन्वेंटरी है, सब कुछ है, फिनिश्ड गुड है। तो अगर ठीक टाइम पे है रॉ मटेरियल, अगर ठीक टाइम पे आपको अवेलेबल होता है तो प्रोडक्शन ठीक होगा,
तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक टाइम पे आपके फिनिश्ड गुड की स्टॉक है तो आप सेल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। देखते हो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, समझ में आई बात। उस हिसाब से अब देख लो वर्किंग कैपिटल कहाँ से तक पहुँचता है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, कहाँ से आपको फाइनेंस करोगे वर्किंग कैपिटल, सबसे बड़ा बात है वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस करोगे। ठीक है, 2 रुपया उधारी मांग लेंगे एक छोटा बैंक से, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे, या फिर छोटा एक तो कैश क्रेडिट अकाउंट खोल लेंगे, कहाँ से फिनांस करोगे, मिस्टर XYZ को मांग लेंगे, डायरेक्टर को मांग लेंगे, या फिर आपको डेटर्स की कलेक्शन ठीक होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का जो फंडिंग करोगे कहाँ से, और ये इन्वेस्टमेंट ठीक से होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जैसे रॉ मटेरियल खरीदने में, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, समझ में आई बात, या फिर डे टू रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री, समझ में आई बात। तो ऑल दिस थिंग्स समझ में आ रहा बात। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहाँ से होगा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो ये टू फोल्ड एस्पेक्ट्स आर देयर। एक जगह में कह रहा है कि लिक्विडिटी सफिशिएंट मेंटेन करो, नाउ दैट लिक्विडिटी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली दैट विल ब्रिंग प्रॉफिटेबिलिटी। In another essence, it is saying that the scope of capital management and working capital management that reaches to keep from which sources you will finance your working capital and how you will destined it. Okay, नेक्स्ट यहीं पे देख लो जैसे कि द ट्रेड ऑफ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक को समझा देते हैं बाकी आप बिल्कुल यहीं से देख सकते हो। द ट्रेड ऑफ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फायदे क्या होते हैं, उनके बीच में कैसा क्या व्यापार लेन देन बिजनेस क्या होता है। देखो जैसे बता रहे हैं, सपोज कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको तो अभी तक पता है ही, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स लेस करेंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाने के बाद जितना आपके पास अभी कैपिटल बच रहा है ना, दैट इज द करंट कैपिटल। ठीक है ना, नाउ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एक्चुअली, बट करंट लायबिलिटी तो पे भी करने होते हैं ना, उसीलिए माइनस किया गया। तो अभी आपका सबसे बड़ा एक तो करंट एसेट में क्या था, इन्वेंटरी। ना वो क्या करा है, तो वन कंपोनेंट इज दैट इन्वेंटरी। एडवांटेजेस ऑफ हायर साइड प्रॉफिटेबिलिटी ना, अब देखो फियर स्टॉक आउट्स इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर स्टॉक आउट आपके नहीं होंगे तो प्रोडक्शन ठीक टाइम में होगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर खींच लेता है। बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, देखो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी के अंदर क्या ट्रांजेक्शन है, तो आप EOQ यूज कर सकते हो, JIT जस्ट इन टाइम EOQ, ठीक है ना, वो वगैरह स्टॉक लेजर एटसेट्रा सब कुछ मेंटेन करके स्टॉक लेवल, तो कैरी ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आप मेंटेन करोगे तो स्टॉक आउट नहीं होगा, स्टॉक आउट नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बजाय रहेगा। फिर देखो एडवांटेजेस ऑफ लोअर साइड लिक्विडिटी, अब लोअर इन्वेंट्री रिक्वायर्स लेस कैपिटल बट एंटायर स्टॉक। अब यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट साइड्स, ओके वी आर अनफोल्डिंग वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द करेंट एसेट्स। वो कह रहा है अब अगर हायर साइड देखा जाए तो स्टॉक आउट कभी नहीं होने, अगर आप स्टॉक आउट नहीं होने तो आपको ठीक टाइम में प्रोडक्शन होगा तो आपको ये प्रॉफिट बना के बिल्कुल देगा। तो तुरंत वहीं पे लिखा जा रहा है विच इज़ द लोअर साइड ऑफ द लिक्विडिटी। ठीक है, तो लोअर साइड मीन्स यहाँ पे ये होगा कि इन्वेंटरी आप अगर कम रखोगे तो आपको कैपिटल कम ज़रूरत होगा। यहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा खरीद के माल रखोगे तो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, जिसका कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट लूज कर रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो। सपोज है कि आप 10 लाख का माल खरीद के रखे हो जबकि सालाना आपको 5 लाख का ही चाहिए, या फिर 10 लाख तो साल भर में चाहिए, अभी से पैसा खरीद करके रखे हो, तो वो क्या हो रहा है तुरंत हम बता दे रहे हैं आपको, वो पैसा आपकी ब्लॉक हो गया है जो कि आप कहीं इन्वेस्ट करके 30% में हो सकता था कमा सकते थे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में वो आपकी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अगर वहीं पे अगर बहुत कम यहाँ पे अगर आप स्टॉक मेंटेन करके रखते हो तो दिस एंडेंजर्ड स्टॉक आउट एंड लॉस ऑफ गुडविल, गुडविल लॉस होगा, स्टॉक आउट हो जा रहा है, समझ में आई बात, वही बात है। इन्वेंटरी लाइक वाइज रिसीवेबल्स का हर एक साइड से यहाँ पे दिया हुआ, प्री पेमेंट एक्सपेंसेस, कैश इक्विवेलेंट्स, पेएबल एंड, तो हर एक साइड का एक तो आपको एडवांटेजेस प्लस है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एक एक वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स देखो, इन्वेंटरी है, रिसीवेबल इज ए करंट एसेट, प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज द करंट asset, cash equivalents, payables and expenses are the current liabilities। तो हर एक चीज़ का ट्रेड ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लुक एट हियर, मेक ए स्क्रीनशॉट एंड रीड इट। नेक्स्ट, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात अभी हुआ, ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या रहेगा, 3 अप्रोच रहेगा। एक तो एग्रेसिव, बहुत गुस्सा वाला, समझ रहे हो ना, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या समझा रहे हैं आप, दीज आर द 3 अप्रोचेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इसको हम थोड़ा जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं, जस्ट सिंगल मिनट।
अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हियर आई नीड टू टेक ए ब्रेक. ओके, वेलकम बैक. सो अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलग अलग अप्रोच होते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्रेसिव, सपोज कोई एक कंपनी ये सोचा, वन कंपनी थिंक्स दैट कि एग्रेसिव मीन्स मेंटेनेंस ऑफ, आगे है क्या उसका थियरी हम देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ लेसर अमाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. लेसर तो नहीं, पूरा लीस्ट, मेंटेनेंस ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी. मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब कम होगा. अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिख लो लीस्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन होगा. दैट मीन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ क्या, सबसे कम क्या से रखो, सबसे कम इन्वेंटरी रखो, सबसे कम एसेट्स रखो, क्योंकि इस सब में पैसा ब्लॉक नहीं करना है. तो एग्रेसिव मीन्स दे आर टू मच रिजिड दैट वी शुडंट वेस्ट अवर मनी. तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना है पैसा, और इस पैसा को हम सकते हो सकता है दूसरा व्यापार में लगाए. अंडरस्टैंड द पॉइंट, दे आर टू मच रिजिड फॉर दिस. दिस इज व्हाट कॉल्ड द एग्रेसिव अप्रोच. सो लीस्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑल द करंट एसेट्स इज कॉल्ड द एग्रेसिव अप्रोच. मॉडरेट में क्या हुआ, यहाँ पे बात है कि मॉडरेट लिक्विडिटी, ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि जितना चाहिए, विच इज जस्टिफाइड, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट मच ऑफ अमाउंट टू बी केप्ट एज लिक्विडिटी विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड जस्टिफाइड. तो यहाँ पे आता है कि जितना क्या सबको चाहिए उतना रखो, जितना इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहिए उतना इन्वेंटरी रखो, हैं, डेटर से उस हिसाब से पैसा कलेक्शन करो. तो उतना रिजिड नहीं होना है यहाँ पे, मॉडरेट. और कंजर्वेटिव में क्या कह रहा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव में क्या कह रहा है, देखो ये संपूर्ण कंजूस ही, मतलब कोई रिस्क यहाँ पे लेना नहीं चाहते इन लोग, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है. कंजर्वेटिव मतलब यहाँ पे आपको हाई अमाउंट ऑफ, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रखो यहाँ पे, फिर हाई अमाउंट ऑफ आपकी स्टॉक मेंटेन करो. समझ में आई बात, दिस इज द थिंग. फिर हाई अमाउंट ऑफ, जैसे कि आपको कभी स्टॉक आउट नहीं होना है कोई भी चीज़ में, पैसा मेंटेन करके रखो, स्टॉक मेंटेन करके रखो, डेटर्स को पूरा एकदम पैसा मांग के रखो, यही बात है. समझ में आई बात. अब फर्क क्या हुआ, चलिए. टू मच कंजर्वेटिव हो जाने से कि आपको बहुत सारा हाईएस्ट अमाउंट यहाँ पे आपको हाईएस्ट लिक्विडिटी रखना पड़ेगा. तो हाईएस्ट लिक्विडिटी मतलब समझ रहे हो, तो रेडिली अवेलेबल कैश, ठीक है. लिक्विडिटी का मतलब होता है जो विच इज मोर लिक्विड, दैट मीन्स कि इमीडिएटली कन्वर्टेबल टू कैश और द रियल कैश, रियल कैश आपके पास रखोगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड लिक्विडिटी. तो हाईएस्ट लिक्विडिटी मेंटेन करने से आपको क्या होगा, तो यहाँ पे कैपिटल हो रहा है ब्लॉक. समझ में आई बात. यहाँ पे आपकी कैपिटल हो रहा है ब्लॉक और आप कर रहे हो नुकसान, लॉस चल रहे हो, जो पैसा कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ठीक है. तो मॉडरेट इज द गुड ऑप्शन, ठीक है. और यहाँ पे एग्रेसिव ऑप्शन में क्या हो सकता है ना, आप कुछ भी पैसा ढंग से नहीं रख रहे हो, लिक्विडिटी कम मेंटेन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपकी ज़्यादा है, बाहर आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ गुडविल हो जाना है, लॉस ऑफ गुडविल. अंडरस्टैंड द पॉइंट. क्यों, क्योंकि आप कम लिक्विडिटी मेंटेन करने की वजह से ठीक टाइम में आप डेटर को सर्विस नहीं दे पाओगे, और यहाँ पे लोन में भी ठीक टाइम पे चुकता नहीं कर पाओगे लोन को, जिसके वजह से कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस होना है ख़राब. तो क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपको पैसा चुकता करने का जो सम्मान आपका था वो आपका गवा रहे हो, तो यहाँ पे वो नुकसान आप झेल रहे हो. तो हर एक ऑप्शन में आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है, यही बात है, ठीक है. तो यहाँ पे आगे देखते हुए, तो ये देख लो आप एक बार आउटपुट के हिसाब से लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स मेंटेन हो रहे हैं आउटपुट के हिसाब से. तो जहाँ पे आउटपुट होना है बहुत कम, यहाँ पे देखो लिखा आउटपुट होना है बहुत कम, जीरो, तो लेवल ऑफ करंट एसेट भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, समझ में आई बात, तो वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे आपको करंट एसेट बढ़ाना पड़ेगा. जैसे कैश की अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, डेटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स भी आपके बढ़ जाएंगे, रिसीवेबल्स भी, समझ रहे हो, धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा. तो ये हम क्या देख रहे हैं ना, करंट एसेट्स का फ्लो आज पर द आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा. लेकिन सबसे नीचे क्या है, एग्रेसिव पॉलिसी, उसके ऊपर है एवरेज पॉलिसी, उसके ऊपर है कंजर्वेटिव पॉलिसी. तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में हाईएस्ट लेवल मेंटेन करना पड़ता है, कुछ भी करंट एसेट्स हो, चाहे स्टॉक को हो या फिर पैसा को हो, रिसीवेबल हाईएस्ट मेंटेन होता है, और एग्रेसिव में लीस्ट मेंटेन होता है, ठीक है. यही तक आप बना लोगे. ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल, हम किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल एक बार ऐसे समझा देते हैं, फिर हम बिल्कुल आगे चलेंगे, यहाँ पे सवाल भी करेंगे. और
लास्ट में यहाँ तक पहुँच के आज सम हमको करना है, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे हम किसको कहेंगे, जस्ट अ सिंगल मिनट। सो समय के चाल चलते हुए, स्पीड अप वेरी फास्ट, सॉरी। वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्या आपको पता है? नेक्स्ट वाला फिगर दिखाते हैं, फिर आप समझ जाओगे, फिर थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे किसको कहते हैं ये वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ा टूल होता है, इट्स ए यूजफुल टूल। किसको कहते हैं देखिए एक बार होता है। सपोज अब सबसे पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल कहाँ से होता है? फर्स्ट स्टेप कैश, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कैश एंड लास्ट स्टेप इज ऑल्सो कैश। So this is the first step also and this is the last step also. So it becomes it's complete a cycle. It complete a whole cycle. Understand the point? पैसा आपके पास होगा तब जा करके आप रॉ मटेरियल खरीदोगे या फिर लेबर ओवरहेड हर एक चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे ही रॉ मटेरियल में लेबर एंड ओवरहेड एम्प्लॉय करोगे रॉ मटेरियल के साथ, तो वो बन जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आई बात? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपका काम अभी चालू है, ठीक है, काम चालू है। कोई एक बाइक आधा बना हुआ है, ठीक है, एक मोबाइल फोन आधा बना हुआ है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस जब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस ये हो जाएगा यहाँ पे फिनिश्ड गुड, तो वो बन जाएगा स्टॉक। फिर वो स्टॉक क्या होगा? आप बेच दोगे क्रेडिट पे, है कि नहीं? हम क्रेडिट जनरली सारे के सारे कंपनियां, सारे के सारे बड़े व्यापार क्रेडिट में ही सेल होता है, आपको पता रखो, याद रखो, ठीक है। बाद में पैसा कलेक्शन होता है क्योंकि इमीडिएट आप कैश मांगोगे कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा। तो फिनिश्ड गुड फिर क्या होता है? क्रेडिट सेल। जैसे ही क्रेडिट सेल हो गया वैसे ही डेटर पैदा हो गए, दीज आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। समझ में आई बात? डेटर्स हो गया, कोई कह रहा है बैंक रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल देंगे, कोई चेक दे रहा है, चेक इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिल्स रिसीवेबल। सो उसके बाद स्टॉक हुआ, स्टॉक को भी बेचने के बाद भी ना पैसा मिला, क्रेडिट सेल हो गया, फिर रिसीवेबल में पैसा फंसा रहा, फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद जा करके रिसीवेबल से पैसा कैश कलेक्शन करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन करेंगे तो फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक समझने वाला बात है। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम किया जाएगा तो इसको आप अच्छे तरह समझ जाओ। तो once we employed cash that by using the cash we purchase the raw material by employing labor and overhead to raw material, it becomes the work in progress. So this is the second step, this is the third step. Now work in progress by manufacturing process it passes and it becomes the stock, finished good stock. Now finished good stock will not directly give us the cash. It will be sold at measurably stock or sold at the credit. So when we are selling the stock at credit, we here emerges the receivables, and receivables when pay our money back, that will again converted to the cash. So ठीक है, so where we have employed already the cash amount and that will again converted into the cash after a while. Understand the point? This is the thing. तो कैश फिर से बन करके कैश हो जाता है, कैश से जा करके पैसा फिर से कैश बन जाता है। समझ में आई बात? इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ दिन तो टाइम लगेगा। सपोज यहाँ पे 5 डेज लग गया, यहाँ पे 10 दिन लग गया, यहाँ पे 15 दिन लग गया, और यहाँ पे 10 दिन लग गया, और यहाँ पे 5 दिन लग गया, ठीक है ना? अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? सो नाउ 5 10 15, 5 10 15, 15 30, 30 10 40, 5 45। सो 45 डेज इस साइकिल कंप्लीट होने में लग गया, 45 डेज, ठीक है। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। समझ में आई बात? तो टाइम ड्यूरेशन विच इज टेकन, विच इज नीडेड फॉर conversion of cash which will be employed to raw material and becomes work in progress, stock, receivable, again it will get converted to cash. ये जेस्टेशन पीरियड जो होता है, समझ में आई बात? इस सारे के सारे ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। इस 45 डेज को कंप्लीट करना, इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हो देखो, तो यूजफुल टूल है ना। द ऑपरेटिंग साइकिल और द वर्किंग कैपिटल साइकिल जो भी है, इट एनालाइज द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, अकाउंट्स पेएबल साइकिल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो ये क्या करता है? रिसीवेबल और इन्वेंटरी और अकाउंट्स की जो साइकिल है, मतलब इनका जो पीरियड है, रिसीवेबल का रिसिप्ट पीरियड, पेएबल का पेमेंट पीरियड, इस सब को नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करता है। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल एनालाइज्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट। अकाउंट्स रिसीवेबल हम ये कैलकुलेट करेंगे एवरेज नंबर कितना दिन लग रहा है कलेक्ट करने में।
इन्वेंटरी को देखेंगे कि कितना दिन तक स्टॉक में है, प्रोडक्शन होने के लिए कितना दिन तक स्टॉक में पड़ा रह रहा है। और अकाउंट्स पेबल को देखेंगे कि जनरली कितना दिन में ये पे आउट हो जा रहा है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल आर एनालाइज बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू पे ये सप्लायर इनवॉइस है। तो बात वही है, तो ये सारे के सारे डेज को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या होता है, इसमें करंट एसेट डेज को ऐड कर दिया जाता है और करंट लाइबिलिटी का जो लैगिंग डेज है, ठीक है ना, उनको चुकता करने में उसको फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, फिर आता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो वही चीज़ अगर कहीं पे फॉर्मूला लिखा होगा, ये अब देख लो एक बार, इसको समझा रहे हैं अभी, ये देख लो। तो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे कैसे निकलेगा ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और डेटर, ठीक है। ये चारों को हम ऐड करेंगे, जनरली यही होता है हर एक व्यापार में। रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और डेटर रिसीवेबल, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये सब करंट एसेट्स का एलिमेंट है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे लेस कर दिए क्योंकि ये करंट लायबिलिटी का एलिमेंट है। क्योंकि कलेक्शन वलेक्शन के लिए टाइम लगेगा, पेमेंट के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, बात तो वही है। पेमेंट भी तो उतना दिन में, उतना लेट में जा करके करेंगे, तो इतना कलेक्शन डेज में से वहाँ उसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई सप्लायर और क्रेडिटर्स, इस चीज़ को यहाँ से हटा देना होता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आई बात? क्या लिखा हो देखो, इफ़ यू देन लिखा, जैसे कि कलेक्ट रिसीवेबल डेटर फास्टर, अगर रिसीवेबल को और डेटर को फास्ट कलेक्ट करता है तो ये रिलीज कैश फ्रॉम द साइकिल, ठीक है ना, तो उतना जल्दी आपको कैश मिल जाएगा उस साइकिल। कलेक्ट रिसीवेबल डेटर स्लो में कलेक्ट करोगे, ये रिसीवेबल सॉक ऑफ द कैश, ठीक है ना, आपका धीरे धीरे आप पैसा डूबता जाएगा, तो इसलिए फास्ट कलेक्शन करना चाहिए। आपका रिसीवेबल सॉक ऑफ कर लेगा कैश, जैसे पता है बहुत दिन अगर बाकी रहा तो बैड डेब्टेड की चांसेस है, आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी लूज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो। दैट्स वाई हम डेटर को जल्दी से जल्दी, रिसीवेबल्स को हम जल्दी से जल्दी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और पेबल्स को लेट में देने की कोशिश करेंगे, यही व्यापार है, ठीक है। गेट बेटर क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन और अमाउंट फ्रॉम सप्लायर, यू इंक्रीज योर कैश रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक वो कह रहा है सही वक्त में अगर आपको क्रेडिट मिल जाए तो आपका कैश रिसोर्सेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखा शिफ्ट इन्वेंटरी स्टॉक, अगर इन्वेंटरी और आपका फास्टर जाएगा, आपका स्टॉक आउट जल्दी हो रहा है इन्वेंटरी, तो आप ये फ्री ऑफ द कैश, आपका कैश जो ब्लॉक हुआ है उसमें से पैसा आप बढ़िया बना सकते हो बहुत स्पीड में। अगर ये स्लो में चल रहा है आपका स्टॉक, तो यहाँ पे आपकी वो पैसा खा जा रहा, समझ रहे हो, यू कंज्यूम मोर कैश, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको स्टॉक में लगाना पड़ेगा जो कि ब्लॉक हुआ है आपका पैसा, समझ रहे हो। और भी ऐड करो, और भी ऐड करो, और भी ऐड करो रॉ मटेरियल में, और आपका पैसा नहीं निकल रहा है। तो आपका कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल फास्टर मूव करे स्टॉक, और आपकी यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी फास्टर मूव करे, तब जाकर व्यापार में एक अच्छी प्रॉफिट आप कमा सकते हो। समझ में आई बात? तो ये था वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल में कैलकुलेशन करोगे, रॉ मटेरियल का पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस कितना दिन तक रहेगा, फिनिश्ड गुड कितना दिन तक रहेगा, रिसीवेबल और पेएबल, इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। एक बार तो आप क्या करेंगे, बस इतने में ही एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम हम करेंगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग, जस्ट ए मिनट। ओके तो हम देख रहे थे ऑपरेटिंग साइकिल ना, उसको आगे बढ़ाते हुए तो वेरियस कंपोनेंट्स को कैसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो ना, रॉ मटेरियल की स्टोरेज पीरियड कब पता चलेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल्स में डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो है उनका जो पीरियड है, टाइम निकालोगे। पहले साइकिल्स, ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज में आता है, पहले ये तो आप याद रखो, ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज में आता है। दैट मीन्स कि कितना वक्त लगा हमको, ये वाला देखो कितना वक्त लगा कैश एम्प्लॉयड कर से फिर से ये कैश में कन्वर्ट होने के लिए। समझ में आई बात? कैश को कैश कन्वर्ट होने के लिए कितना वक्त लग गया, उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली देखो कि रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कब पता चलेगा, कितना दिन तक ना, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिन है,
डिवाइडेड बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सपोज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास रह रहा 40,000, ठीक है ना। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपी, 40,000, और एक दिन में आप यूज कर रहे हो 4,000 रुपए की, यहाँ पे आप 4,000 रुपए की आप स्टॉक यूज कर रहे हो, ठीक है ना, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे कितना हो गया 10 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट। दैट मीन्स कि 10 डेज में आपकी रॉ मटेरियल एक लॉट स्टॉक आउट हो जा रहा है उतना दिन तक एक एवरेज रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है। ऐसे तो स्टॉक कभी स्टॉक आउट नहीं होता, फिर से स्टॉक आ रहे हैं, फिर से स्टॉक जा रहे हैं, स्टॉक आ रहे हैं, जा रहे हैं। दैट मीन्स कि स्टॉक आउट नहीं हो रहा है, कि ऑन एन एवरेज जो आपकी एवरेज रॉ मटेरियल रहा उसको कितना दिन में कंज्यूम हो रहा है, उसको कहेंगे रॉ मटेरियल पीरियड। वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड किसे कहेंगे, जैसे कि एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें आपको क्या लगा हुआ है, मटेरियल, ठीक है, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, ये लगा हुआ। तो उसको एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, फिनिश्ड गुड का स्टोरेज पीरियड आपको कैसे पता चलेगा? फिनिश्ड गुड की स्टोरेज पीरियड ना, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आपके पास जितना होगा डिवाइडेड बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ सोल्ड पर डे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्योंकि फिनिश्ड गुड जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर तो नहीं, क्योंकि फिनिश्ड गुड का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, समझ रहे हो, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को याद रखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ना पता चलेगा कि आपको एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, दैट मीन्स कि सपोज आप 50,000 का एवरेज फिनिश्ड गुड रख रहे हो, डिवाइडेड बाई ये फिनिश्ड गुड बनने के लिए जो कॉस्ट लगा वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक दिन का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन, सपोज ये आ गया 13 डे, दैट मीन्स कि 13 डे जितना एवरेज स्टॉक हमारा रहता है, ठीक है, यही बात है। अगर मान लो और प्रोडक्शन नहीं होता तो 13 डेज में आपका स्टॉक आउट हो जाता है स्टॉक, ठीक है। तो रिसीवेबल्स, डेटर कलेक्शन पीरियड कैसे पता चलेगा ना, एवरेज रिसीवेबल जितना है डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। तो इतना एवरेज रिसीवेबल है, और एवरेज रिसीवेबल कैसे बन रहा है, रिसीवेबल कैसे बन रहा है, क्रेडिट सेल की वजह से। सो पर डे क्रेडिट सेल पे अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन का डेटर रह रहा है पता चलेगा। वैसे ही सप्लायर्स को हम कितना दिन में पेमेंट कर रहे हैं जनरली एवरेजली, वो कैसे पता चलेगा ना, एवरेज पेबल्स जितना आपके हो रहे होंगे तो एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट और परचेज पर डे, इसको डिवाइड कर देने से आपको बिल्कुल यहाँ पे पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चलिए, और एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज एक बार उसको बताएंगे, फिर ये फॉर्मूले हिसाब से जो लिखा हुआ इसको बताएंगे, फिर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक सवाल की ओर, ठीक है, कोई बात नहीं, यही बात है। तो यहाँ पे बुक को निकालते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी वर्किंग कैपिटल, निकल जा बेटा, वर्किंग कैपिटल आ गिलवा। जैसे ही वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ जाता है वैसे ही हम तुरंत आ जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस एक के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन से हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ देखो, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनम, एक साल का दिया हुआ रॉ मटेरियल, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो जनरली कितना दिन में मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है एवरेजली, उसको निकालेंगे। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा। एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ये फिनिश्ड गुड को देखा जाएगा इसमें। एनुअल सेल्स दिया हुआ है, एनुअल सेल्स के हिसाब से डेटर निकलेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट मेंटेन, तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखो फिर लिखा हुआ द कंपनी गेट्स 30 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर, ये डेटर साइकिल निकालने के लिए, सॉरी क्रेडिटर की साइकिल निकालने के लिए काम में आएगा। ऑल सेल्स मेड बाय द फार्म ऑन क्रेडिट ओनली, सारे के सारे सेल्स, ठीक है, वैसे भी हम अज्यूम कर लेते हैं। चलिए आगे देखो, यू में टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज। क्या होता है कि कभी कभार 360 भी कहा जाता है राउंडिंग ऑफ के लिए, 365 डेज मेंशन किया जाता है, वैसे भी कुछ नहीं कहेगा तो 365 भी तो हमको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक एक चीज़ का, डेटर के लिए कितना पीरियड लगे रहा है आपको, क्रेडिटर के लिए, हाँ, आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सबको डेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे
निकाल सकते हो। चलिए तुरंत भागते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे सवाल 1, ठीक है, सवाल था एक छोटा सा, समझ रहे हो कि नहीं, वही बात। जस्ट सिंगल मिनट, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए। सवाल था एक छोटा सा जिसके पीछे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, समझ रहे हो, तो वही बात। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। कंप्यूटेशन एस्टिमेशन लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, तो कोई समस्या नहीं, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एस्टिमेशन, क्यों पतला हो गया रे भाई, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। नहीं दिख रहा रे बाबा, क्या हो रहे बाबा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आपको पता है नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन, रॉ मटेरियल पीरियड पहले देखेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ऐसे भी दिया हुआ था, तो रॉ मटेरियल उसको कह सकते हो आप होल्डिंग पीरियड, उतना दिन तक रह रहा है, और कन्वर्जन पीरियड जो भी है, समझ रहे हो। तो रॉ मटेरियल पीरियड सबसे पहले निकालेंगे। आप एक बार कुछ लिखेंगे तो क्लियर होगा आपके पास, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो कितना दिन हमारे पास रॉ मटेरियल आइडियल रह रहा है, वो भी तो देखने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। जस्ट सिंगल मिनट, एडजस्ट करते हैं थोड़ा अपना स्लेट को, कैलकुलेटर को यहाँ पे रखते हैं। चलिए तो लुक एट द क्वेश्चन, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है पर एनम कितना 84,200, और नीचे देखो कि रॉ मटेरियल एवरेजली आपके पास रह रहा है, यहाँ पे देखो 12,400 रुपये। समझ में आई बात, 12,400 रुपये, यही बात है। तो हम आपको पहले एक समझाने के लिए बात करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन हो रहा है पर एनम 84,200, एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझाएंगे बार बार, लेकिन आपको नहीं बताएंगे एलाबोरेटिवली। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन देखो ये पर एनम है, ठीक है, सालाना। जस्ट सिंगल मिनट, हाँ हाँ, जस्ट सिंगल मिनट, वेयर वी आई टू टेक ए ब्रेक। ओके, तो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनम लिखा हुआ था, ठीक है ना, बुक के हिसाब से हम यहाँ पे लिख देते हैं 84,200। यहाँ पे कुछ मार्क आ गया, इसको इरेज कर देते हैं, क्या समस्या आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनम यही है 84,200। फिर यहाँ पे आप देख लो जिस हिसाब से सवाल था, फिर रॉ मटेरियल जो एवरेजली हमारे पास मेंटेन हो रहे दैट इज 12,400, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वो है 12,400, 12,400। कुछ चीज़ यहाँ पे हमको समझाना है, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन। अब बात है देखो, इतना मतलब कि सालाना 84,200 रुपये का, ये रुपीज है, का यूज हो रहा है, लेकिन एवरेजली हमारे पास हमेशा मेंटेन होता है 12,400। तो हम एक बार बात करके देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी है दैट गेट स्टॉक। इसका मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज कि 84,200 कितने बार में, कितना फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सपोज 84,200 यूज हुआ है, ठीक है, सालाना, और 12,400 ये बात है देखो यूज होता है एवरेजली। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल क्या है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कितना बार, कितना टाइम्स, उसको टर्नओवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है स्टॉक आउट का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम, तो 84,200 यूज़ हो रहा है साल में,
डिवाइडेड बाई 12,400। एक छोटा सा काम करके हम दिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद तो 84,200 डिवाइडेड बाई 12,400 इक्वल टू 6.79 टाइम्स। ठीक है, 6.79 टाइम्स, सपोज 6.79 टाइम्स। ये इतना बड़ा बग क्यों यहाँ पे है रखा? एक मिनट यार, बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे हम लिखे थे क्या, एक बार देख लो। रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनम ये था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उसको मिटा दे। रॉ मटेरियल कंजप्शन पर एनम था 84,200। फिर एवरेज रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं, एवरेज रॉ मटेरियल, ठीक है, जनरली वो लिखा हुआ था 12,400। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और हम यहाँ पे दिखाए फ्रीक्वेंसी पर एनम, एक साल में कितना बार स्टॉक आउट हो रहा होगा, तो उसको हम दिखाए 84,200 डिवाइडेड बाई 12,400। तो वो आया था हमारे यहाँ पे 6.79। दैट मीन्स कि इतना टाइम स्टॉक आउट हो रहा है एक बार। अब बात है, देखो अब बात है, मतलब कि 6.79 ये टाइम्स में आंसर है, टाइम्स, दिस मच ऑफ टाइम्स। इफ वी यूटिलाइज द 12,400 एवरेजली, तो वी विल अटेन द 84,200 रॉ मटेरियल फॉर एनम एट 6.79 टाइम्स। तो 6 बार स्टॉक आउट हो रहा होगा। अब देखेंगे कि उसका रॉ मटेरियल पीरियड कितना है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम रॉ मटेरियल पीरियड। दैट मीन्स कि एवरेज रॉ मटेरियल कितना दिन में स्टॉक आउट होता है, बहुत ईजी है। ठीक है, सालाना कितना होता है 365 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 365 डेज को इतने में डिवाइड कर देंगे 6.79 टाइम्स। इसका मतलब कि 6.79 टाइम्स इतने बार स्टॉक आउट होता है, और 365 डेज। तो 365 डिवाइडेड बाई 6.79 इक्वल टू 53.75 ये हो रहा है। देखो 53.75 डेज, 53.75 डेज इक्वल टू 54 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और 54 डेज, तो हम क्या कहें, इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम क्या किए, फिर से सालाना यूज होता है 84,200 का, और एवरेजली 12,400 हमारे गोदाम में रहता है। तो कितने टाइम्स में हम अटेंड करेंगे इस सालाना को, तो हम देख रहे हैं 6.79 टाइम्स बार स्टॉक आउट होता है। तो उसको अगर डेज में कन्वर्ट करें तो पीरियड क्या आएगा, 365 बाई 6.79, इसको हम डिवाइड कर दिए तो 53.75 और 54 डेज आया। सेम थिंग कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं कि मानो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड क्या होना है, कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है ना। हमारे पास एवरेजली जितना रह रहा है, सपोज एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई एनुअल कंजप्शन, जस्ट लुक एट हियर, एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 365। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, कुछ भी चीज़ ऐसे याद नहीं हो। तो एवरेजली मानो कि एनुअल कंजप्शन जितना हो रहा है दैट इज फॉर 365 डेज, तो एवरेज पीरियड के लिए कितना लगेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर से हम बता, यूनिटरी मेथड है। एनुअल कंजप्शन देखो 365 डेज में इनटू एवरेज जो पीरियड है उसके लिए कितना लग रहा होगा, यही बात है। जैसे कि ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, मानो साल में इतना रॉ मटेरियल कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, इतना रॉ मटेरियल कंजप्शन हो रहा है साल में, एवरेजली हमारे पास इतना रह रहा है। अगर ये टोटल 365 डेज है, तो ये एवरेज पीरियड का इतना, ये जो साइकिल है रॉ मटेरियल कन्वर्जन का, मतलब इतने में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर के वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है, ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है। तो ये वाला पीरियड कितना होगा, डेज, बहुत ईजी है, दिस डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 365, ईजी है, समझ रहे हो। तो 12,400 जो कि एवरेज रॉ मटेरियल है, डिवाइडेड बाई 84,200, ठीक है, इंटू 365। तो ऐसा करने से आप देखोगे डायरेक्ट वही वाला आंसर निकल जाएगा। तो 12,400 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 84,200 इंटू 365, तो 53.75 डेज
53.75 डेज। तो डेज को आप ऐसा फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो और 54 डेज, ठीक है। यही बात है, दैट मीन्स कि एवरेजली रॉ मटेरियल 54 डेज रह रहा है। तो इसको एक चीज़ को हम इतना लेट तक समझाएं, तो बाकी को थोड़ा स्पीडअप मारते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यही बात हुआ। नेक्स्ट टू इट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू इट हम रॉ मटेरियल के बाद क्या निकलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात हुआ, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड हमारे हिसाब से .1 दिए हैं, बिट 2। चलिए, तो रॉ मटेरियल के बाद हम देख रहे हैं उसके बाद क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना पैसा, कितना दिन तक हमारा पैसा रह रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस, होल्डिंग पीरियड और कन्वर्जन पीरियड, इसका नाम देंगे कन्वर्जन पीरियड, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होने में कितना दिन आपको लगेगा। तो हम देखेंगे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस में कितना पैसा हमारा फंसा हुआ रहता है एवरेजली, डिवाइडेड वर्क इन प्रोग्रेस डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। इसका रिलेशन किसका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई बात। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ बात और है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये साल में अटेंड हो रहा है इंटू 365, तो डेज में कन्वर्ट कर देंगे उसको, बस वही बात है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस को हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 365 में इतना, तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कितना लगेगा, बस हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि अब देख लो, सवाल एक बार दिखा भी देते हैं बीच बीच में। तो ये एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। चलिए, ये देखो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस 7200 और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 1,42,500। समझ में आई बात। तो वही बात है। तो यहाँ पे 7,200 डिवाइडेड बाई आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 142,500 इंटू 365। तो यहाँ पे कितना अटन होता है एक बार देख लेते हैं। 7,200 डिवाइडेड बाई 1,42,500 इंटू 365। तो ये हो रहा है 18.4 पर डे, 18.4 पर, और सपोज 18 डेज, मान लो 18 डेज। समझ में आई बात। तो यही बात है, दैट मीन सब समझ में आया। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा पैसा 18 दिन तक पड़ा रहता है। समझ में आई बात, क्योंकि वो तो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है फिनिश्ड गुड में। तो अभी चलिए बात करते हैं हम फिनिश्ड गुड में, सपोज कन्वर्ट है। तो फिनिश्ड गुड, यहाँ पे देखिए फिनिश्ड गुड में पैसा हमारा कितना दिन फंसा रह रहा है, दैट मीन्स फिनिश्ड गुड होल्डिंग पीरियड। समझ में आई बात। फिनिश्ड गुड में कितना दिन हमारा पैसा पड़ा रह रहा है, हम इसी को अभी डिस्कस करेंगे। फिनिश्ड गुड में कितना पैसा पड़ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए फिर से क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, एवरेज फिनिश्ड गुड हमारे पास कितना है, डिवाइडेड बाई फिनिश्ड गुड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्यों, क्योंकि गुड्स आपकी जब फिनिश हो चुका है, गुड्स अब जब फिनिश हो चुका है, रेडिली सेल है, रेडिली सेल है, तो सेल तक पहुंचने के लिए जितना कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं होगा कभी भी। फिनिश्ड गुड हमेशा कॉस्ट में होता है, ये कॉस्ट में होता है, तो ये भी कॉस्ट में होगा। तो सेलेबल गुड्स का कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड कहते हैं। तो उसका रेडिली सेलेबल गुड्स का कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। इसीलिए एवरेज फिनिश्ड गुड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 365, आसान है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं फिनिश्ड गुड एवरेजली हमारे पास कितना रहता है, 12,200। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 12,200 रहता है एवरेजली, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की दिया हुआ 1,53,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000, यहाँ पे 53,000 हम बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। 1,53,000 इंटू 365, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। चलिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 12,200 डिवाइडेड बाई 1,53,000 इंटू 365, तो 29.10, अंडरस्टैंड द पॉइंट। यही बात 29.10, और इसको मान लो 29 डेज, ठीक है ना। ये 29 डेज यहाँ पे हो गए, यही बात है। इसका मतलब है कि फिनिश्ड गुड में हमारा पैसा 29 दिन पड़ा रहता है। चलिए आगे तेजी में बढ़ते हुए हम बिल्कुल तेजी में डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ।
तो फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड के बाद आपको क्या आना है, और कुछ शायद डेटा नहीं दिया हुआ था। और फिनिश्ड गुड के बाद फिर हमारा पैसा कहाँ पे पड़ा रहेगा आपको पता है ही, बिल्कुल आपका पैसा बिल्कुल 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 आपका पैसा पड़ा रहेगा डेटर्स में। उसके बाद भी तो पैसा नहीं मिलेगा ना, डेटर्स में पड़ा रहेगा। तो रिसीवेबल पीरियड अभी यहाँ पे लिखते हैं। तो रिसीवेबल का भी कन्वर्जन होगा, उनसे पैसा मिलने तक रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। दैट मीन्स कि डेटर के पास हमारा पैसा कितना दिन पड़ा हुआ होता है वही देखेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख दो एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एनुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 365 कर रहे हैं, तो एनुअली कितना क्रेडिट सेल हो रहा है वही तो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दें एनुअल क्रेडिट सेल इंटू 365, क्योंकि ईयर में कंपेयर कर रहे हैं, डे में जब कंपेयर होगा वो भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं। तो एवरेज रिसीवेबल आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल कितना दिया हुआ था, डेटर्स जो कि है 26,000 और एनुअल क्रेडिट सेल 1,95,000। तो 26,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000 इंटू 365। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है 26,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000 इंटू 365। कहीं ना कहीं हम गलती कर दिए, कोई समस्या नहीं। 26,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000 इंटू 365 इक्वल टू 48.66 लिखा हुआ, देखो 48.67। ठीक है, और इसको हम मानेंगे 48.67 को कितना दिन हो गया, 49 डेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो 49 डेज है, यही बात है। दैट मीन्स कि रिसीवेबल, दैट मीन्स डेटर के पास पॉकेट में, डेटर के जेब में, डेटर के पॉकेट में हमारा पैसा जो पड़ा हुआ होता है वो 49 डेज तक पड़ा हुआ होता है। समझ में आई बात, यही बात है दैट। तो अब देख लो कितना कितना दिन हो रहा, तो ये सबको अगर जोड़ेंगे तब जाकर के निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पेबल पीरियड भी उस हिसाब से निकालना था, क्रेडिट परचेज के ऊपर डिपेंड करेगा पेबल पीरियड, समझ रहे। लेकिन उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ द कंपनी गेट्स 30 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। तो पेएबल का डेटा दे रखा है, उस हिसाब से हमको काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार नेक्स्ट पॉइंट भी, ये देखो पेएबल होल्डिंग पीरियड, मतलब उनको हम कितना दिन बाद पैसा दे रहे हैं। पेएबल होल्डिंग पीरियड यहाँ पे आ जाना है 30 डेज। तो ये 30 डेज, तो आज डेज की आपको सम आपको मिल गया। ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा पढ़ाइए जो कि डेज की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो यहीं पे एट लास्ट हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल की यहाँ पे एस्टिमेशन लगाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो सारे के सारे एसेट पीरियड जो होंगे वो ऐड हो जाने हैं, और जब लाइबिलिटी पीरियड होंगे वो सब्सट्रैक्ट हो जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पीरियड आपको देखो एक बार के लिए लिख देते हैं, फिर अगले नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद कहाँ पैसा पड़ा हुआ होता है हमारा, फिनिश्ड गुड में, तो फिनिश्ड गुड पीरियड प्लस उसके बाद डेटर्स के पास पैसा पड़ा हुआ होता है, तो डेटर पीरियड और रिसीवेबल पीरियड लेस ये सारे के सारे एसेट्स है। ठीक है ना, इतना दिन में हमको पैसा मिलने, लेकिन हम भी तो पैसा देंगे लैग में, समझ में आई बात, तो वो माइनस हो जाएगा। तो यही बात है, चलिए इसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। ऑपोजिट थिंग माइनस होता ही, वो आपको पता है, वैसे भी करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का जितना पीरियड है, करंट एसेट पीरियड ऐड होगा और करंट लाइबिलिटी पीरियड लेस होगा, ये शास्त्र में ही लिखा हुआ, लेस पेएबल पीरियड। ठीक है, लेस पेएबल पीरियड, यही बात है। तो इक्वल टू, चलिए हम जो किए हैं देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल पीरियड 54 डेज, 18 डेज, 54 डेज, 18 डेज, 29 डेज, और यहाँ पे दिया हुआ कितना 49 डेज, 49 डेज, इतना सारा सब ऐड होना है। ठीक है, फिर बाद में सब्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पेएबल पीरियड कितना 30 डेज, जो कि सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, तो -30 डेज, ये सारे के सारे कैलकुलेशन हो रहे
डेज के हिसाब से, तो यहाँ पे डेज के आंसर आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 54 प्लस 18 प्लस 29 प्लस 49 माइनस 30 इक्वल्स 120 डेज। तो यहाँ पे आंसर आ गया 120 डेज। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि हमारा पैसा रॉ मटेरियल से हो करके फिर से वापस हमको जब पैसा मिला, पेबल सब कुछ माइनस करके हमको 120 डेज लग जाता है कैश से कैश कन्वर्ट होने में। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल साइकिल। यही बात है, कैश से कैश कन्वर्ट हो जाने में इतना पैसा यहाँ पे लग जा रहा है, यही बात। ठीक है, तो फिर से ऑपरेटिंग साइकिल को आगे बढ़ाते हुए और एक चीज़ दिखाएंगे। 2 प्रकार के हम यहाँ पे सम आपको करके दिखाएंगे, फिर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब 2 नंबर सवाल देखो, 2 नंबर थोड़ा अलग है दिया हुआ, कोई बात नहीं। आपको ध्यान में ही रखना है कि अब होल्डिंग जो हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल हो या फिर रॉ मटेरियल हो, उसकी जगह में जो होल्डिंग हो रहा है वो कितना दिन हो रहा है, उसको दिमाग लगा के निकालना है। अगर एवरेज मतलब टोटल एनुअल कंजप्शन के लिए इतना, तो एवरेज 365 डेज से कितना, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो किसके पास कितना दिन पैसा पड़ा हुआ है, आइडियल रह रहा है, समझ रहे हो, और टोटल में उसको ऐड कर दोगे करंट एसेट सबका और करंट लाइबिलिटी का माइनस कर दोगे तो वहाँ पे आपको आ जाने हैं। तो क्वेश्चन दो थोड़ा डिफरेंट टाइप दिया हुआ, देख लो। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर सगुन लिमिटेड। तो सगुन लिमिटेड के लिए है तो सगुन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ स्टोर में, ये रुपीज इन 1000 है। ठीक है, रुपीज इन 1000 मतलब ये सब कुछ लाख लाख, अच्छा छोड़ दो ना, इग्नोर कर देंगे हम उसको, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, जस्ट सिंगल मिनट। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर 400, फिर एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ, एवरेज फिनिश्ड गुड, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, अच्छी बात है, एवरेज दिया हुआ, एवरेज अकाउंट पेएबल दिया हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पर डे। तो बाकी जो डेटा है वो पर डे में दिया हुआ है, ये और भी आसान है, समझ रहे हो। तो पर डे में दिया हुआ, तो कितना दिन लैग हो रहा है वो पता चल जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पर डे कंजप्शन दिया हुआ तो कितना दिन आपका लैग होगा वो तो वैसे ही पता चल जाएगा, ये डिवाइड करने से ही। समझ में आई बात? यही बात है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। तो पहले आपका पैसा कहाँ पड़ा हुआ है आप देखोगे, पहले आपका पैसा पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल में, देखोगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो स्टार्ट, सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। यहाँ पे क्या बात हुआ, यहाँ पे क्या बात हुआ, देखो एवरेजली कितना आपका रॉ मटेरियल और स्टोर में पैसा पड़ा हुआ है वो दिया हुआ है। तो एवरेज रॉ मटेरियल दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ, वो कह रहे हैं कि एवरेज रॉ मटेरियल यूज होता है पर डे 20, यूज होता है पर डे 20, तो डिवाइड कर दो। तो एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे डिवाइड कर देने से कितना दिन में एवरेज स्टॉक आउट हो जाता है वो पता चल जाएगा। बहुत आसान है वो, बहुत आसान है वो। क्या कह रहा है देखो, तो हमारा जो है गोडाउन है, इस गोडाउन में 5000 रुपये का एवरेजली पड़ा हुआ होता है किसी भी टाइम पे, और हमको तो चाहिए इस एवरेज जो जहाँ पे हमारा माल, यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है हमारा, तो कितना दिन में ये स्टॉक आउट हो जाता है। मान लो ऐसे तो कंटिन्यूसली फ्लो होगा, सपोज ये वाला लॉट कितना दिन में स्टॉक आउट होगा। अब बात ये है कि पर डे कितना हो रहा है, तो मान लो कि पर डे लिखा हुआ कि 50 रुपये का, 5000 रुपये का माल रहता है, 50 रुपये का पर डे, तो कितना दिन में ये स्टॉक आउट हो जाता है वो पता चल जाएगा। वही तो हम कर रहे हैं, और क्या। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे एवरेज रॉ मटेरियल जो दिया हुआ आप लोग देख लो, यहाँ पे एवरेज रॉ मटेरियल 400 डिवाइडेड बाई पर डे 20, यही बात है, 400 डिवाइडेड बाई पर डे 20। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाने हैं 20 डेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 20 दिन पड़ा हुआ होता है रॉ मटेरियल में। वैसे ही स्पीड अप वेरी फास्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। पहले थोड़ा स्लो पे चलता है, लास्ट तरफ थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड मिल गया। अब हम वही बात है, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना दिन हमारा पैसा पड़ा हुआ होता है देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर से क्या करना पड़ेगा ना, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितना हमारा रहता है
मतलब फैक्ट्री में एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस में कितना पैसा पड़ा हुआ होता है, डिवाइडेड बाई एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कंज्यूम्ड पर डे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं दिया होगा मेरा हिसाब से, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कमिटेड पर डे, हाँ ठीक है जी, वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम्ड पर डे लिखो ना, ये क्या बात है, कंज्यूम्ड पर डे, यही बात दिया हुआ। तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे देख लो, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी 600 600, ठीक है, ये है 600, आज थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, डिवाइडेड बाई, तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल कमिटेड पर डे 25, ठीक है 25, दैट मीन्स कि इतना रुपए का एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस रहता है और एक दिन में इतना चला जाता है। तो कितना दिन में ये होगा आपको पता चल जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 24 डेज। दैट मीन्स कि 24 डेज में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब स्टॉक आउट होता है, ठीक है, रिसाइकिल हो जाता है। नंबर 3 में वर्क इन प्रोग्रेस के बाद कहाँ आएंगे, फिनिश्ड गुड, ठीक है ना। फिनिश्ड गुड में होल्डिंग पीरियड कितना दिन है, ठीक है, और इसको भी कहते हैं फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड और होल्डिंग पीरियड, मतलब कितना दिन तक फिनिश्ड गुड में हमारा पैसा पड़ा रहा। कैसे पता चलेगा कि आपको एवरेज फिनिश्ड गुड कितना है, डिवाइडेड बाई एवरेज फिनिश्ड गुड पर डे, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे एवरेज फिनिश्ड गुड और डिवाइडेड बाई एवरेज फिनिश्ड गुड का पर डे कंजप्शन कितना है, बस यही बात है। तो एवरेज फिनिश्ड गुड पड़ा हुआ होता है हमारा पैसा कितना है ना, 360, देख लो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, एवरेज फिनिश्ड गुड की बात है 360 और एवरेज फिनिश्ड गुड किसके साथ कंपेयर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 36, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 360 अमाउंट डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 10 डेज, समझ में आई बात। तो फिनिश्ड गुड में हमारा पैसा पड़ा हुआ होता है 10 डेज, यही बात है। तो आगे इस सम को बढ़ाते हुए नंबर पर फिनिश्ड गुड के बाद क्या आता है, और पैसा फिर भी नहीं मिलेगा पैसा हमको, अगर बेच देंगे तो फिर लोगों के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ होता है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, देख रहे हो। तो यही बात है, अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर रिसीवेबल आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो डेटर रिसीवेबल पीरियड कितना है, देखो रिसीवेबल कन्वर्जन आप इसको कह सकते हो, तो रिसीवेबल पीरियड सिंपल लिख देते हैं। तो एवरेज रिसीवेबल जितना है, एवरेज रिसीवेबल जितना है डिवाइडेड बाई सेल्स पर डे, एवरेज सेल्स पर डे। ऐसा तो हर एक दिन सेल्स नहीं होगा इक्वली, एवरेज सेल्स ही आपको लेना पड़ेगा। तो एवरेज रिसीवेबल जो हमारे पास है उसका वैल्यू कितना है एक बार देख लेते हैं। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है 600, तो यहाँ पे होना है 600 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो एवरेज सेल्स पर डे बिल्कुल दिया होगा, एवरेज सेल्स पर डे 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 0 15 डेज, ठीक है। तो 15 डेज हमारा रिसीवेबल पड़ा हुआ होता है। चलिए बीट 5 यहाँ पे पेएबल भी दिया हुआ, तो एवरेज यहाँ पे देखो अकाउंट्स पेएबल, ठीक है ना। तो अकाउंट्स पेएबल की एवरेज भी दिया हुआ 360, ठीक है। तो डेटर और पेएबल का हम सेम बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग पेएबल पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो पेएबल पीरियड दैट मीन्स कि हम कितना लाग में पेमेंट करते हैं, कितना देरी में। पेएबल पीरियड में क्या होने हैं, एवरेज पेएबल मतलब आपके पास कितना होता है एक टाइम में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई एवरेज पेएबल पर डे आप कितना पैसा पेमेंट करते हो लोगों को, उस हिसाब से पता चला है कि पूरा एवरेज क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में आपको कितना दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पेबल दिया हुआ 360, क्योंकि देखो डेटर से जिस हिसाब से पैसा मिलेगा हम क्रेडिटर को उस हिसाब से बिहेव करेंगे, उस हिसाब 360 जो भी दिया हुआ है यार छोड़ो। अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज परचेज पर डे चाहिए, रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज, अच्छा दिया हुआ। तो एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स परचेज ऑन क्रेडिट कंज्यूमर पर डे 20। तो यहाँ पे एवरेज पेबल तो कुछ है नहीं, तो क्रेडिटर्स को कैसे पैदा करेंगे ना, हम परचेज करके, बस भाई है। यहाँ पे 360 हो गया, समझ में आया। एवरेज पेबल डिवाइडेड बाई एवरेजली कितना पेमेंट किया जाता है, नहीं एवरेजली हम क्रेडिट को, इस क्रेडिट को अक्रू करने के लिए हम कैसे क्रेडिटर पैदा होते हैं, जब हम परचेज करते हैं। तो एवरेजली परचेज, ठीक है ना, एवरेज परचेज और कंजम्पशन पर डे होना चाहिए था, डिवाइड बाई 20 जो भी है।
तो ये हो गए हैं 18 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड 18 डेज। तो 18 डेज हमारा पेमेंट करते करते पेएबल को लग जाता है। सो पेएबल वाला को पेमेंट करने के लिए 18 डेज यहाँ पे लग जाते हैं। तो सारे के सारे हम एसेट वाला डेज भी निकाल दिए और लाइबिलिटी वाला डे भी हम यहाँ पे निकाल दिए। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग कैपिटल के बाद। इसका एक्चुअली डिमांड क्या था, देखो ड्यूरेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टेज कहा है 20 डेज। तो वो हम किए कि नहीं एक बार देख लेते हैं। तो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल पीरियड कितना हुआ है 20 डेज, फिर उसके बाद हुआ है 24 डेज, फिर उसके बाद हुआ है 10 डेज। तो 20 डेज, 24 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 18 डेज। उसके बाद आप देख लेते हैं 15 डेज, और इसके बाद जस्ट सिंगल मिनट 15 डेज के बाद फिर है क्या 18 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये बात है 18 डेज जो है ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट्स पेएबल 18 डेज। फिर उसके बाद क्या दिया ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना। फिर ऑपरेटिंग साइकिल कितना दिन हुआ वो बताइए, हमको बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बता दें। तो एक बार हम आपको बता दें कि ग्रॉस, ठीक है यहाँ पे अगर लिखा होता आंसर में नेट ना, इसलिए हम बात करें। तो यहाँ पे लिखा होगा सपोज कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं एक बार। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में सारे के सारे एसेट पीरियड को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे एसेट पीरियड एक बार आंसर के हिसाब से चलते हुए, तो जो दिया हुआ था 20 डेज ये है रॉ मटेरियल के बाद, 24 डेज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड है 10 डेज, फिर 15 डेज यहाँ पे रिसीवेबल की है, ठीक है यही बात है। तो सारा के सारा अगर करेंट एसेट पीरियड को जोड़ दोगे ये हो गया डेज में, तो उसको ग्रॉस कहेंगे हम। समझ में आई बात। तो ग्रॉस मतलब ही होता है करेंट एसेट्स, ठीक है। तो 20 + 24 + 10 + 15 इक्वल्स, यहाँ पे एक तो अजीब बात हो गया 69 डेज। कोई बात नहीं, शायद हो जाएगा। 69 डेज इज द ग्रॉस पीरियड, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लाइबिलिटी, तो हो जाएगा नेट। समझ रहे हो। तो लिखो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है देख लो। आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल सर करंट एसेट पीरियड लेस, ये बात है। तो ये सबको ऐड करके माइनस कर देना है बस करंट लाइबिलिटी वाला पीरियड। समझ में आई बात। इसका मतलब होता है अगर ये 69 से कौन सा वाला माइनस करोगे, ये वाला जो लास्ट में पेबल पीरियड है। पेबल पीरियड कितना दिन है, हाउ मेनी डेज, 18 डेज। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो 69 - 18, तो 69 - 18 इक्वल टू 51 डेज। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। तो 51 डेज यहाँ पे हो जाना है। 51 डेज क्या हो जाना है आपको यहाँ पे देखो कि ऑपरेटिंग साइकिल का जो नेट है, ऑपरेटिंग साइकिल का नेट है वो है 51 डेज, जो कि दिया हुआ है बुक में। अंडरस्टैंड द पॉइंट। दैट मीन्स कि ये वाला जो हम आपको अभी समझाएंगे, हमको पैसा से पैसा फिर से मिल जाएगा। ये वाला देखो फिगर, दैट मीन्स एक बार कैश को हम रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड में डाल दिए, तो फिर उसको वर्किंग प्रोग्रेस बनाए, वर्किंग प्रोग्रेस से स्टॉक बन गया, फिर डेटर के पास बेच दिए तो हम डेटर पैदा हो गए, तो उन लोग पैसा देते थे, इतना टाइम लगे। तो इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारा हिसाब से 51 डेज लग जाएंगे। समझ में आई बात। सो वी पुट कैश इनटू द प्रोडक्शन एंड अगेन इट रिटर्न्स टू अस। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये पूरी जेस्टेशन पीरियड को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल हमको पता चला। कल हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ तक आपकी सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगा। तो एक बार पहले हम दिखा देते हैं आज तक क्या था इतना बड़ा क्लास। अगर आप सो गए थे बीच में, या फिर मैगी खा रहे थे, या फिर किचन में घुस गए थे, तो हम बता दे रहे हैं मिस क्या किए। तो वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ हम बताए चैप्टर क्या क्या यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का माना पूरा एलिमेंट्स चैप्टराइजेशन बताए, कैसा कैसे रिसीवेबल मैनेजर, कैश मैनेजर ये बताए, फिर मीनिंग और कॉन्सेप्ट, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, ये चीज़ हम बताए। और यहाँ से चलते चलते करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इंक्लूजन क्या है वो चीज़ बताए। वर्किंग कैपिटल का डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, वैल्यू के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो बताए। फिर आगे चलते हुए हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कैसे बिहेव करते हैं वो बताए। वर्किंग कैपिटल का महत्व क्या है वो बताए। कोई चलता वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ये चीज़ बताए। मतलब कौन कौन से वो फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल में आते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताए जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपका कहाँ तक उसका पहुँच है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रिलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग कैसे रिलेट करते हैं बताए। और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ो, सपोज इन्वेंटरी का,
अगर वो ज़्यादा होता है तो क्या होगा, कम होता है तो क्या होगा, मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना क्यों महत्व है, और ये एक एसेट कैसे वर्किंग कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है वो चीज़ हम बताएं। फिर अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कम रखोगे तो क्या फ़ायदा, ज़्यादा रखोगे तो क्या लॉस, वो सब बताए हम, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग, फिर बाद में लास्ट में पढ़ रहे थे हम ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल उसको कहते हैं, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल साइकिल में कैसे सारे के सारे करंट एसेट्स की पीरियड्स को ऐड करोगे, लेस करंट लायबिलिटी के पीरियड को लेस करोगे, ठीक है। पैसा से पैसा बनाना जिसको सीख गए वो व्यापार, ये कंडीशंस बता रहे थे और उसका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग साइकिल का। फिर हम बताया हर एक चीज़ का पीरियड कैसे निकलेगा, ठीक है। और कल हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, फाइनली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे हम बना सकते हैं, यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ए लॉट ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक दूसरा क्लास में, तो ये कंटिन्यू रहेगा। स्टे कनेक्टेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कैरियर, वही बात है। सो अगर इससे पहले आप क्लासेस नहीं वॉच किए हो तो इससे पहले आप ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है ही, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। एंटायर प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप जा करके बिल्कुल देख सकते हो। यू शुड वंस नो दैट। धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स।